नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और जिसमें आपको पता है कि मैं सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी कंटिन्यू करा रही हूँ और साथ ही साथ में थ्योरी क्लास भी मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट आपका जो ये क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है सीडीपी का बाल विकास का, वो करा दिया है। वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, उसमें अंतर, डिफरेंस, और यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें फर्स्ट टॉपिक में कवर किया हुआ है, ठीक है। आज का यहाँ पर चैप्टर सेकंड है, जी हाँ, चैप्टर यहाँ पर 2 है, जिसमें हम करने वाले बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब देखो, जो बालक है, बाल विकास की अवस्थाएं, बालक किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ किस किस एक्टिविटीज़ के माध्यम से गुजरता है, अपनी लाइफ को कैसे यहाँ पर इंजॉय करता है, ओके, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हम जो है पढ़ने वाले। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, इसे हम कहते हैं परी नेटल स्टेज। ये 9 महीने या फिर 280 दिन की होती है। देखो, ये जो प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है, ये उस अवस्था को कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। कहाँ पर होता है? माँ की गर्भा में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, ठीक है ना, उस वाली स्टेज को प्रसव पूर्व, यानी कि जो है जब बच्चा माँ के गर्भ में ठहर जाता है, उसके बाद आपका 9 महीने तक। देखो, कोई बच्चा जो है 9 महीने में उसका जन्म हो जाता है एक्यूरेट, लेकिन कुछ बच्चे 9 महीने से भी ज़्यादा यहाँ पर दिन जो है, ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई पूरे 9 मंथ हो गए लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसे हम कहेंगे कि 280 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जी हाँ, जो प्रसव पूर्व अवस्था है, इसे ध्यान रखें, प्रसव पूर्व अवस्था वह कहलाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है ना। तो ये अवस्था यहाँ पर प्रसव पूर्व अवस्था कहलाएगी। ये बाल विकास की अवस्था यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये बेबी है, ये अपनी माँ के स्टोमच में है, पेट में है, ठीक है ना, किस तरह से सारी चीज़ें हैं क्लियर। तो इस अवस्था को हम प्रसव पूर्व, यहाँ से पूछा जाता है कितने महीने की होती है? 9 महीने की। लगभग कितने दिनों की होती है प्रसव पूर्व अवस्था? 280 दिन की होती है, याद रखें, ठीक है ना। चलिए, अब सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे शेषावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे शेषावस्था। यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज, ये जन्म से 2 साल की होती है। जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवस्था जो होती है वो हमारी शेषावस्था कहलाती है, ठीक है ना। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। देखो, शेषावस्था यानी कि बच्चा 0 से 2 साल का है, जन्म से, जब बच्चे का बर्थ हो गया, ठीक है ना, उसके बाद 2 साल तक का बच्चा शेषावस्था के यानी कि इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत आपका आएगा। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स पर तो डिपेंड होता है। आप देखो, इतना छोटा सा ही यहाँ पर बच्चा है, ठीक है ना। क्या इसको पड़ोसी संभालेंगे या फिर इसको टीचर्स लोग संभालेंगे या फिर यहाँ पर जो है मीडिया वाले या फिर कुछ कोई अदर यहाँ पर इनको हैंडल करेंगे? नहीं ना। तो भैया, जिसका ये बच्चा है, जिसका बेबी है, उसके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स तो हैंडल करेंगे ना बच्चे को, ठीक है। तो शिशु पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होगा, सही बात है। और इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, देखो, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? मानो कि अगर बच्चे को भूख लगे तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देगा पूरा, ठीक है ना। अगर बच्चे को यहाँ पर जो है कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है, खिलौना दिख रहा है, कुछ भी ऐसे देखता है इधर उधर, ऊपर को, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है ना, तो बच्चा खुद ही मन मुस्कुराता है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, ये बच्चे के अंतर्गत मूल प्रवृत्ति होते हैं। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का इसमें क्या होता है भाव? देखो, तेज शारीरिक, देखो जो शेषावस्था में बालक का जो शारीरिक है, ओके, उसकी जो पर्सनैलिटी है, मानसिक, उसका जो मानसिक यहाँ पे विकास है, अधिगम की अवस्था क्या होती है? बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा जो बालक का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, अधिगम की अवस्था, ये सबसे ज़्यादा विकास होता है बालक का शेषावस्था की स्टेज में, याद रखें। जी हाँ, छोटा सा जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत ही पता नहीं क्या क्या बातें करता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या पूछता है, तो सारी चीज़ें ही नॉर्मली आपके यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब देखो, नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है, बिल्कुल, मोरालिटी, नैतिकता का तो अभाव होगा ही। अब बताओ, छोटा बच्चा है, देखो इतना छोटा सा बालक है, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पर
मानो इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को जो है अपने पेरेंट्स की ये जो है गोदी में है, ठीक है ना, तो अपने पेरेंट्स को जो है इसने फेस पर ऐसे यूं चाटा जड़ दिया या फिर कहीं पर भी मार दिया कुछ भी, या फिर ऐसे जो है बाण नोच लिए या फिर ऐसे जो है नखून मार दिया आपके फेस पर, ठीक है, कहीं पर भी इस तरह से कि आपको बिल्कुल परेशान कर दिया इस बच्चे ने। तो बताओ क्या आप इसे ही कहेंगे कि इस बच्चे को मैनर्स नहीं है, इस बच्चे में नैतिकता नहीं है, इस बच्चे में सामाजिकता नहीं है? बताओ क्या आप इस बच्चे को इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर बताओगे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करोगे ना आप, ठीक है ना, सारी चीज़ें तो ऐसे थोड़ा ही ना आप करोगे यहाँ पर। क्लियर है? तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है शेषावस्था में। बिल्कुल होगा, 2 साल का बच्चा है, उसे थोड़ा ही ना पता है कि मुझे किसकी पिटाई करनी है, किसकी पिटाई नहीं करनी है, या फिर जो है किसके साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। देखो एक पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पर हम बाल्यावस्था भी कह सकते हैं जिसकी स्टेज 6 से 11 या 12 साल तक की होती है, लेकिन इसमें 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये 2 से 6 साल के बीच की होती है, 2 से 6 साल के बीच की होती है, ठीक है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा। अभी देखो अनुकरण, अभी यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स है या फिर फैमिली मेम्बर है या फिर जो है कोई भी बंदा है, ठीक है, कुछ भी जो बोलता है तो बच्चा उसे देखता है, सुनता है, फील करता है, महसूस करता है, तो उसे अनुकरण यहाँ पर क्या कहेंगे कि बच्चा देख करके सीखता है अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज को। अब देखो इंडिया में कोई बच्चा है तो वो हिंदी बोलना सीखेगा सबसे मेनली, ऑब्वियसली, क्योंकि भैया हिंदुस्तान है, हिंदी यहाँ पर ग्रेट लैंग्वेज है। अब अमेरिका कोई बच्चा है तो वहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में बातें करेंगे बच्चा वही लैंग्वेज को सीखेगा, जैसा इंग्लिश टू इंग्लिश, बिल्कुल छोटा बच्चा बिल्कुल इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि हम कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चा वही अनुकरण करता है जो देखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जिज्ञासा यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पर कि अब ये खेलना है, वो करना है, अब ये करना है, अब इधर भागना है, उधर भागना है, इधर कूदना है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत जिज्ञासु होते हैं। इस अवस्था को टॉय एज भी, खिलौनों की अवस्था, बिल्कुल भैया खिलौनों की अवस्था। 2 से 6 साल तक का बच्चा, आपको पता है कि देखो कितनी सारी छोटी छोटी कार है, क्या है भैया, छोटी छोटी कार है, खिलौने लेके आए हैं, और रेलगाड़ी भी है, गुड़िया भी है, गुड्डा भी है, बहुत सारे गेम्स यहाँ पर होते हैं जो बच्चे इन खिलौने से खेलते हैं। यह है भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यहाँ पर है। कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। भाषा अर्जन के लिए देखो, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में होता है, अधिगम, भाषा अधिगम वो होता है जब हम जबरन हमें भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। भाषा अर्जन वो होता है कि हम नेचुरली जो है बिना किसी फोर्स के ऐसे ही सीख जाते हैं अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण से, ठीक है ना, वो भाषा अर्जन होता है। तो भाषा अर्जन का जो यहाँ पर संवेदनशील जो चरण है, सेंसिटिव जो पीरियड है, वो बहुत ही बेस्ट होता है पूर्व बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से क्या लेता है? भाग भी लेता है। इस अवस्था में बच्चा क्या? कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है? एक्टिव रूप से भाग भी लेता है, ठीक है ना। चलो, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट अब देखेंगे हम उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पर 6 से 12 साल तक की, ठीक है ना। तो इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखो 6 से 12 साल तक के बीच में जब बच्चा आएगा, हल्के फुल्के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे तर्क चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। कि कोई बच्चा आपस में बात कर रहे हैं कि ये भैया तुम कैसे पढ़ते हो, तुम इंग्लिश कैसे पढ़ते हो, तुम मैथ कैसे पढ़ते हो, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। तो इस तरह से चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे आरंभिक स्कूल की एज, देखो आरंभिक स्कूल की एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चे का एडमिशन होता है 5 या फिर 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तभी बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है। इसलिए यहाँ पर जो है उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गंदी अवस्था? क्यों कहा जाता है? देखो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या फिर स्कूल में हैं, तो यहाँ पर अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो जो है आसपास कहीं दिखा कि कोई
गड्ढा सा है, उसमें पानी है तो उसमें कूद पड़े, ठीक है ना, सारी ड्रेस गंदी कर ली, जूते, शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह सब कुछ। घर पे जाके देखो कितनी पिटाई होगी अब, ठीक है ना। तो इसलिए इसे गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ही मगन, बढ़िया, इसे ये किसी का डर नहीं है, कौन क्या कहेगा, कोई भाड़ में जाए कुछ जाए, कि मैं इस गड्ढे में गिरूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, सब मुझे क्या कहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसे इंजॉय लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या फिर देखो स्मार्ट एज भी कहते हैं, ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था को। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है, खेलों की अवस्था भी कहा जाता है उत्तर बाल्य अवस्था को, ओके ना। देखो खेल प्रवृत्ति बहुत बेस्ट होती है और अपने जो स्टूडेंट्स, इनके जो क्लास के, ठीक है ना, इनके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये इस वाली स्टेज में नॉर्मली। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति भी डेवलप होने लगती है, ठीक है ना। स्टोरेज यहाँ पर कि अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि अपनी मेमोरी में अब यहाँ पर ये बच्चा फिल करना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, अपनी मेमोरी में कुछ ऐसी बातें हैं, स्टोरेज, जिसे अपनी माइंड में, मस्तिष्क में जो है फिल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी कि छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना, क्लियर है ना। इसे टोली समूह की एज क्यों कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था में? टोली समूह की एज इसलिए गैंग एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे जो बच्चा है वो, इस टाइम पे जो बच्चा है वो क्या करेगा, इस टाइम पर जो बच्चा है वो अपने परिवार से थोड़ी दूरी बनाएगा और अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो उनकी पूरी टोली है, ठीक है ना, स्कूल जो गैंग है, तो उनके साथ में ज़्यादा रहना, खेलना, उठना बैठना, खाना पीना ज़्यादा पसंद करेगा। इसे जीवन का अनोखा काल भी, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था को। अब हम चर्चा करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, यह है आपकी यहाँ पर देखो 12 से 18 साल भी हो सकती है और 13 से 18 साल भी हो सकती है, ठीक है, याद रखिए। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, किशोर अवस्था। अब बच्चा यहाँ पर देखो भैया 12 से 18 साल की एज तक की बात कर रहे हैं आप। अब बच्चा परिपक्व हो गया है, अब बच्चा, ठीक है ना, कठिन काल में फंस गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर पता है कि 10th के एग्ज़ाम होंगे, 12th के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और बोर्ड की परीक्षाओं में भैया मुझे अच्छी परसेंटेज लानी है, तो यहाँ पर बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो भैया कोचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे मार्क्स लेके आने 12th में और 10th में, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, मेनली फॉर एग्जाम्पल के बेसिस समझाया। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। और ये किसने कहा? स्टेनले हॉल। देखो स्टेनले हॉल ने इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा है। और इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था स्टेनले हॉल ने यहाँ पे ये परिभाषा दी है। और यहाँ पर बात करें संघर्ष, तनाव, आपको पता है कि इस वाली स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी जो है आपके सामने समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इन सारी बहुत सारी उलझनें होती हैं। तो ये स्टेज होती है किशोरावस्था। और इसमें विषम लिंगी आकर्षक वो होता है कि जो यहाँ पे मेंस होते हैं वो फीमेल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, ठीक है ना। इसलिए इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है किशोर अवस्था में, क्लियर है ना। इस अवस्था को स्वर्णकाल या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा, मानो कि आपका फेवरेट यहाँ पर कौन है, सलमान खान। आपका फेवरेट सलमान खान बहुत ही बेस्ट, आपके लिए बहुत ही ग्रेट हीरो है। आपके लिए कटरीना बहुत सुंदर, ठीक है ना, आपके लिए ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर। यानी कि आप किसी को भी गॉड को मानते हैं या फिर किसी को भी कि भैया आप जो है हनुमान को सबसे ज़्यादा मानते हैं या फिर राम को सबसे ज़्यादा मानते हैं, किसी को भी, ठीक है ना, जो भी होती है ना इस वाली स्टेज में वीर पूजा की भावना उत्पन्न होती है कि हम व्हाट्सएप डीपी पे भी उसकी फ़ोटो चिपका लेते हैं, जो हमें बहुत फेवरेट लगता है, वो चाहे भगवान की श्रेणी में हो चाहे फिर आपके यहाँ पे कहीं हीरो हीरोइन की श्रेणी में, ठीक है ना। आपको कुछ भी पसंद अगर कि हाँ भाई हाँ मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट ये है, इस तरह की भी भावना होती है
किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, अब बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने परसों पूर्वावस्था है और यहाँ पर जो है शेषावस्था है और पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर करा दी है आपको, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में। शेषावस्था की आयु सीमा सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो शेषावस्था की आयु सीमा यहाँ पर यानी कि शेषावस्था की स्टेज बतानी है, तो आपको पता है 0 से 2 साल की स्टेज, 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था शेषावस्था होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शेषावस्था को विकास की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? शेषावस्था को विकास की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तीव्र विकास की अवस्था है, धीमे विकास की अवस्था है, या फिर स्थिर अवस्था है, या फिर अधोगामी अवस्था है। सो शेषावस्था को विकास की, आपको पता है ना कि बहुत ही तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है शेषावस्था को। यहाँ पर मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करता है बच्चे का शेषावस्था में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? बताना है बाल्यावस्था में बच्चों में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? आत्म केंद्रिता है, सामाजिकता का विकास है, भावनात्मक अस्थिरता है, अनुकरण प्रवृत्ति है। बाल्यावस्था में बच्चे में कौन सी, बाल्यावस्था में बच्चे में कौन सी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामाजिकता का विकास होता है। क्या होता है? सामाजिकता का विकास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कठोर, मित्रवत, मार्गदर्शक, आलोचक, निरीक्षक। तो बाल्यावस्था में टीचर्स की भूमिका, अभी देखो आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल जाते हैं आप, और स्कूल में जो है जो टीचर्स है, मानो कि 5 टीचर्स है, 5 टीचर में आपको पता है एक टीचर खड़ूस भी होगा और एक टीचर अच्छा भी होगा, और कुछ टीचर नॉर्मली होंगे, ठीक है ना। कुछ देखो टीचर्स ऐसे होते हैं हमारे फेवरेट बन जाते हैं, कुछ हमें बहुत बेकार लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक टीचर्स की भूमिका कैसी होनी चाहिए अपने बच्चे के प्रति? मित्रवत, मार्गदर्शक के बेसिस होनी चाहिए, ठीक है ना। किशोर अवस्था में सबसे अधिक परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है? किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है? क्या मानसिक विकास में होता है? नहीं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक, इन सभी विकासों में, ठीक है ना, सबसे फास्ट परिवर्तन होता है किशोर अवस्था स्टेज में। किशोर अवस्था में होता है और आपका शेषावस्था में होता है। क्लियर है? यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे कवर की है विकास की अवस्थाएं, जिसमें परसों पूर्व अवस्था है, यहाँ पर शेषावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोर अवस्था, इनके बारे में हमने चर्चा की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाया। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आप इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो फिर थ्योरी बेसिस आप करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी जाके सीटेट कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई होने की चांसेस होगा। क्योंकि आपको पता है कि अब जो है बहुत ही टफ हार्ड तरीके से पेपर बनने लगे घुमा फिरा के, उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना होगा, सारी चीज़ें समझनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।